उत्पादन तकनीक का चुनाव किस प्रकार की केंद्रीय आर्थिक समस्या है? ये केंद्रीय आर्थिक समस्याएं मुख्य रूप से 3 होती हैं। एक होती है संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का आवंटन, इसे बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी होती है संसाधनों का पूर्ण विदोहन, और तीसरी होती है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, ये 3 जो आर्थिक समस्याएं हैं, केंद्रीय आर्थिक समस्याएं या फंडामेंटल बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मूलभूत आर्थिक समस्याएं, इनका कारण जो होता है वो दुर्लभता होती है। लोग जानते हैं दुर्लभता क्या होती है? दुर्लभता ऐसी स्थिति है जिसमें साधनों की मांग अधिक हो जाती है साधनों की पूर्ति से। ठीक है, साधनों की मांग साधन की पूर्ति, साधन मांग इज मोर देन साधन पूर्ति, ऐसा हम इसको जानेंगे। ये दुर्लभता होती है। अब ऐसी दुर्लभता की स्थिति में होता क्या है? मान लीजिए साधनों की मांग है 500 रुपए के बराबर, ठीक है, और जो साधनों की पूर्ति है सिर्फ 200 रुपए के बराबर। अब इन संसाधनों का कैसे यूज किया जाएगा, है ना? जो उपलब्ध संसाधन है वो कम है, दुर्लभ हो गए, अब सिर्फ रुपए 200 ही है, जरूरत 500 रुपए की जरूरत है। तो क्या किया जाएगा? कुछ इन 200 रुपए को किस तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से बांटा जाएगा, है ना, अलग अलग आवश्यकताओं पर। और क्या किया जाएगा? उन 200 रुपए का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि 200 रुपए में से 1 रुपया भी बर्बाद ना हो, 200 रुपये पूरे 200 रुपए का काम कर जाएं। उसको हम संसाधनों का पूर्ण विदोहन कहते हैं। और फिर उसके बाद एक कोशिश ये भी की जाती है कि 200 रुपये को किसी तरीके से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाए, यानी संसाधनों का विकास आवश्यकता अनुरूप किया जाए, है ना? तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम तीन तरह की जो है जो आर्थिक समस्याएं हैं उनसे हमारा सामना होता है। अर्थ किसी भी अर्थ व्यवस्था को तीन तरह की आर्थिक समस्याओं का, केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें एक है संसाधनों के आवंटन की समस्या, दूसरी है संसाधनों के पूर्ण विदोहन की समस्या, इसको पूर्ण रोजगार की समस्या भी कहा है, इसे रोजगार से संबंधित समस्या भी कह सकते हैं, है ना? रोजगार से संबंधित समस्या का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन हैं उन सभी को जो है काम पर लगाया जा सके, इसी को हम संसाधनों का पूर्ण विदोहन कहते हैं। तीसरा यह है कि संसाधन स्केर्स हैं, दुर्लभ हैं, तो फिर संसाधनों के विकास की आवश्यकता भी होती है। इकोनॉमिक्स में संसाधनों का विकास भी पड़ता है, ठीक है। तो संसाधनों का विकास है, इसको विकासात्मक अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। विकासात्मक अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है। पूर्ण रोजगार भी हमारा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। संसाधनों का जो आवंटन है ये माइक्रो लेवल पर होता है। इसमें जो वो संसाधनों के आवंटन की जो बात होती है, समस्या का जो हल निकाला जाता है वो 3 प्रश्नों के आधार पर निकाला जाता है, 3 मानकों के आधार पर निकाला जाता है। वो 3 मानक क्या क्या है उनकी बात कर लेते हैं। पहला मानक है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए में अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना होता है। क्या का मतलब है कौन सी वस्तु, है ना, वस्तु कौन सी होगी, या तो उत्पादक वस्तु होगी या उपभोक्ता वस्तु होगी, ठीक है। दोनों में से किसका उत्पादन किया जाए, या दोनों का सही कॉम्बिनेशन क्या हो। अगर दोनों का उत्पादन किया जा रहा है तो दोनों का जो है सही कॉम्बिनेशन, यानी उत्पादक वस्तु का ज्यादा उत्पादन किया जाए या फिर उपभोक्ता वस्तु का ज्यादा उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय जो है संसाधनों के आवंटन में बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्पादक वस्तु ऐसी वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में किया जाता है ना। उत्पादक वस्तुएं भी 2 प्रकार की होती हैं, हम यहीं पे बना लेते हैं इसको। एक को हम कहते हैं पूंजीगत वस्तु,
आप अपने किताब में ढूंढना है पूंजीगत वस्तु क्या होती है। दूसरी होती है मध्यवर्ती वस्तु। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात, अगर हम इसी की बात करेंगे तो पूरा वीडियो हमारा इसी में बन जाएगा, फिर आप आगे नहीं देख पाएंगे। लंबा वीडियो बन जाएगा, 2-3 घंटे का हो जाएगा अगर हम इसी तरीके से बात करते रहे। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं? दोनों उत्पादक वस्तुएं होती हैं। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, पूंजीगत वस्तु क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इनको जो है अपने प्रश्नों, अपनी किताब में इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढें और उनको लिखकर अभ्यास करें, समझने की कोशिश करें। उपभोक्ता वस्तु भी दो प्रकार की होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं भी दो प्रकार की होती हैं, टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तु। ये टिकाऊ मतलब जो उपभोग करने के बाद लंबे समय तक टिक जाती हैं, कुछ गैर टिकाऊ होती हैं जो उपभोग करने के बाद तुरंत समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे टीवी है, टीवी टिकाऊ वस्तु है, आपने उपभोग किया, एक बार देखा, फिर अगली बार फिर उसी टीवी को देखा। लेकिन रोटी है, आपने रोटी एक बार खा ली, फिर वो रोटी दोबारा नहीं रही, वो रोटी तो गायब हो गई, है ना, गैर टिकाऊ हो गई, फिर उसके बाद तो दूसरी रोटी होती है। तो इस तरीके से हम टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं में, उपभोक्ता वस्तुओं को इन दोनों में बांटते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो मुख्य जो केंद्रीय आर्थिक समस्या में हम आवंटन की समस्या की जो बात कर रहे थे, वो उसका जो है पहला जो प्रश्न है, यानी पहला जो मानक है, वो है क्या उत्पादन किया जाए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या होता है। दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए। जब कैसे उत्पादन किया जाए की जब बात आती है, तो हम ये उत्पादन की तकनीक से संबंधित है, उत्पादन की टेक्नोलॉजी क्या होगी, है ना। क्वेश्चन इसी से संबंधित है हमारा। तक उत्पादन की जो तकनीक होती है वो दो तरह की होती है। एक पूंजी प्रधान होती है। पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब यह है कि मशीन का ज्यादा उपयोग होगा, श्रम का कम उपयोग होगा। ठीक है, और दूसरी होती है श्रम प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब है कि श्रम का अधिक उपयोग होगा, पूंजी का कम उपयोग होगा। भारत के गांव में जो कृषि होती है, ग्रामीण कृषि जो है, गांव में मतलब जो खासकर छोटे किसान, जो जो छोटे किसान जो खेती करते हैं, वो श्रम प्रधान है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर भारत में जो आयरन इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री का मतलब जो लौह उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग है, वह पूंजी प्रधान उद्योग है। ठीक है, तो लौह और इस्पात उद्योग, आयरन इंडस्ट्री पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करती है। तो कैसे उत्पादन किया जाए, जो आर्थिक जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न का जो हल निकलता है, वो हमें मदद करता है उत्पादन की तकनीक के चयन से संबंधित। ठीक है, फिर अगला आता है किसके लिए उत्पादन किया जाए। देखिए, अर्थव्यवस्था में सामान्यतः किसके लिए उत्पादन किया जाए। सामान्यतः दो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो वर्ग पाए जाते हैं। एक एक होता है जिसको हम रिच कह देते हैं, है ना, अमीर वर्ग होता है। दूसरा होता है जिसे हम गरीब कह देते हैं, या हम उसे पुअर कह देते हैं, या जरूरतमंद होता है। ठीक है, जरूरतमंद एक शब्द लिख लेते हैं हम यहाँ पर, सामान्यतः उसको पुअर लिखा जाता है। अब देखो, जो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में जो उत्पादन किया जाता है वो अमीर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, और लाभ वहीं से कमाया जाएगा जहां से अच्छी कीमत मिलेगी। और जो रिच व्यक्ति होते हैं, जिनकी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति अधिक होती है, वो अच्छी कीमत देते हैं, इसलिए उत्पादन का जो ध्यान, जो फोकस होता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो अमीर वर्ग होता है। ठीक है, लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, वो समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना होता है ना, लोगों का सामाजिक कल्याण या अधिकतम भौतिक कल्याण करना होता है। तो कल्याण, जो गरीब आदमी है उसको तो वो तो खरीद तो पाएगा नहीं, तो वहां पर लाभ मकसद नहीं हो सकता है। तो कल्याण प्रेरित उत्पादन किया जाता है। जब कल्याण प्रेरित उत्पादन किया जाता है या लाभ प्रेरित उत्पादन किया जाए, तो यहीं पर जो है ये ध्यान रखा जाता है किसके लिए उत्पादन किया जाए, अमीर वर्ग के लिए या फिर गरीब वर्ग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से तीन समझ, जो आप संसाधनों के आवंटन की समस्या है, इसकी तीन एक तरीके से तीन आधारों पर इसका निर्णय लिया जाता है। तीनों आधार में दो दो विकल्प होते हैं। जैसे क्या उत्पादन किया जाए में दो विकल्प हैं, उत्पादक वस्तु का या उपभोक्ता वस्तु का। उत्पादक वस्तु का उत्पादन किया जाए या फिर उपभोक्ता वस्तु, दो में किसी एक के चयन की बात होती है।
कैसे उत्पादन किया जाए में भी दो में से, यानी पूंजी प्रधान तकनीक और श्रम प्रधान तकनीक में से किसी एक से उत्पादन करने की बात होती है, या दोनों के सही कॉम्बिनेशन से उत्पादन करने की बात होती है। किसके लिए उत्पादन किया जाए में भी दो वर्ग माने जाते हैं, एक एक रिच वर्ग, धनी वर्ग, और दूसरा जरूरतमंद वर्ग या गरीब वर्ग। ठीक है, तो किस किस वर्ग को ध्यान में रखते हुए किस वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाए, या किसके लिए उत्पादन किया जाए, समझ। अब हमारा प्रश्न था कि उत्पादन तकनीक का चुनाव किस प्रकार की केंद्रीय आर्थिक समस्या है। तो हमारा जो सही उत्तर है, क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन की तकनीक से संबंधित नहीं है, बल्कि उत्पादक वस्तु और उपभोक्ता वस्तु से संबंधित है। और किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए भी उत्पादन की तकनीक से संबंधित नहीं है, बल्कि लक्षित समूह, उत्पादन का लक्षित समूह क्या होगा, इससे संबंधित है। और कैसे उत्पादन किया जाएगा संबंध उत्पादन की तकनीक से है, श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए या फिर पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय उत्पादन की तकनीक के चुनाव से किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर है तीसरा विकल्प, कैसे उत्पादन किया जाएगा संबंध उत्पादन की तकनीक के चुनाव से। फिर अगले प्रश्न पे जाते हैं। स्याही की कीमत में वृद्धि होने पर पेन की मांग में वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर रहेगी, या कोई प्रभाव नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम इसका पूर्ति के मामले में हम इस तरह की बात कर चुके हैं, यहाँ पर हम फिर से बात करेंगे। देखिए, स्याही की कीमत में वृद्धि होने पर पेन की मांग में क्या असर होगा, यानी प्रश्न है पेन की मांग, है ना, पेन की मांग पर क्या प्रभाव होगा। ठीक, और दूसरा क्या है, दूसरा है स्याही की कीमत में, स्याही की कीमत में वृद्धि होती है। अब वृद्धि के लिए हम एरो बना देते हैं, प्लस, प्लस का नहीं, एरो ऊपर की ओर बना देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्याही की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो इसका स्याही की मांग पर क्या असर होगा। मांग की बात कर रहा है ना, तो स्याही की मांग पर क्या असर होगा। देखिए, मांग का नियम क्या कहता है, मांग के नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाती है। ठीक है, या कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर एक कीमत में वृद्धि हो रही है, स्याही की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो स्याही की मांग में कमी हो जाएगी। ठीक है, अब स्याही और पेन के बीच में क्या संबंध है, इसको देखेंगे हम, दोनों में संबंध क्या है। क्या संबंधित वस्तु हमने पढ़ा था ना, संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, और संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती हैं, एक पूरक और दूसरी स्थानापन्न, पूरक और स्थानापन्न। ठीक है, जो पूरक वस्तु होती हैं, पूरक वस्तुएं, दोनों वस्तुएं एक दूसरे के साथ यूज की जाती है, यानी दोनों की मांग एक साथ होती है। अगर एक की मांग बढ़ेगी तो दूसरे की मांग भी बढ़ जाएगी, और अगर एक की मांग कम होगी तो दूसरे की मांग भी कम हो जाएगी। स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है, दोनों की मांग एक साथ नहीं होती है। दो वस्तुएं होंगी जो स्थानापन्न होंगी एक दूसरे की, दोनों की मांग एक साथ नहीं होती है, ये स्थानापन्न वस्तुओं की विशेषता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्याही और पेन में क्या संबंध है, क्या ये दूसरे के स्थानापन्न है। अगर स्याही का यूज नहीं करेंगे हम, तो क्या स्याही की जगह पेन का यूज कर सकते हैं। अगर हम पेन का यूज नहीं कर रहे हैं तो पेन की जगह क्या स्याही का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पेन का यूज करेंगे तो हमें स्याही का यूज भी करना पड़ेगा। अगर हम स्याही का यूज कर रहे हैं तो फिर स्याही का क्या यूज करेंगे, स्याही का यूज लिखने के लिए होता है, और लिखने के लिए पेन जरूरी होती है। तो पेन और स्याही एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, इनमें पूरक संबंध है ना, पूरक वस्तुएं हैं एक दूसरे की, तो इसका मतलब कि दोनों की मांग एक साथ बढ़ेगी और एक साथ कम होगी। अब स्याही की कीमत बढ़ रही है, कीमत बढ़ने से स्याही की मांग कम हो रही है। स्याही और पेन जो है पूरक वस्तुएं हैं, इसलिए स्याही की मांग के साथ साथ पेन की मांग भी गिर जाएगी, पेन की मांग भी कम हो जाएगी। तो सही उत्तर है पेन की मांग में कमी होती है या कमी होगी। ठीक है, ओके।
फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। उत्पत्ति के अतिरिक्त साधन से प्राप्त उत्पाद को कहा जाता है। हमने जो है उत्पादन फलन में जो उत्पादन की सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद और कुल उत्पाद की जो अवधारणा का जो वीडियो बनाया था, वहां से आपको इसका उत्तर समझने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप इसको जरूर देख लें। उत्पत्ति के अतिरिक्त साधन से प्राप्त उत्पाद को सही उत्तर है सीमांत उत्पाद कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यदि एक स्कूटर की कीमत में 10% की वृद्धि इसकी पूर्ति में 20% की वृद्धि कर देती है, तो स्कूटर की पूर्ति की लोच है। हमने पूर्ति की लोच से संबंधित जो वीडियो बनाया है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में उसका भी जिक्र है, आप उस वीडियो को जरूर देखें एक बार। उसमें हमने बात की है कि कीमत में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि। कीमत में अगर 10% वृद्धि है, पूर्ति में 11% का हमने उदाहरण लिया था, वहां पर 11% या 11% से अधिक वृद्धि है, तो पूर्ति की लोच लोचदार होती है। दूसरा जो विकल्प है वह सही है। ठीक है, देखिए अगर पूर्ति में ज्यादा परिवर्तन होगा, कीमत में कम परिवर्तन होगा, तो लोचदार हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पूर्ति में परिवर्तन को डेल्टा पूर्ति लिख देता हूं मैं, डेल्टा कीमत लिख देता हूँ कीमत में परिवर्तन के लिए। तो अगर पूर्ति में परिवर्तन अधिक है, ये परिवर्तन परसेंट में होगा, ठीक है। कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में परिवर्तन अधिक है, तो पूर्ति की लोच लोचदार होगी। पूर्ण बेरोजगार तब होगी जब पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब डेल्टा पूर्ति इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेरोजगार कब होगा, जब डेल्टा पूर्ति यानी पूर्ति में परिवर्तन का प्रतिशत कीमत में परिवर्तन के प्रतिशत से कम होगा। यानी कीमत में अधिक परिवर्तन होगा और पूर्ति में कम परिवर्तन होगा, तब हम कहेंगे पूर्ति की लोच बेरोजगार है। और पूर्ण रोजगार तब होता है जब पूर्ति में परिवर्तन अनंत हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है पूर्ति की लोच यहाँ पर लोचदार होगी। इसको आप लिंक में जाकर दोबारा उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से पूर्ति में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। पूर्ति में होने वाली वृद्धि का संबंध पूर्ति में परिवर्तन से है। पूर्ति में परिवर्तन के हमने वीडियो इसका भी बनाया हुआ है, आप इसको भी, इसका जिक्र भी आप उत्पादन तथा लागत माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 से संबंधित जो हमारी जो प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाएं, उसमें सारे वीडियो आपको पूर्ति उत्पादन से संबंधित मिल जाएंगे, आप उसमें देख लें, आपको इसका स्पष्टीकरण वहां पर मिल जाएगा। पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक को हम कहते हैं पूर्ति वक्र में शिफ्ट, और दूसरे को कहते हैं पूर्ति वक्र पर संचलन। जो संचलन होता है ये कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, कीमत के कारण, और जो पूर्ति वक्र में शिफ्ट होता है वो कीमत के अलावा अन्य कारणों से होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या है, कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से, तो ये वाला हिस्सा तो हमारा छूट गया, इसको हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पूर्ति वक्र में शिफ्ट वाले हिस्से को। अन्य कारणों से पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम पूर्ति वक्र में शिफ्ट कहते हैं। ये शिफ्ट दो तरह का होता है। ठीक है, अगर पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, पूर्ति वक्र यहाँ पे था, इधर को शिफ्ट हो गया, पहले ये ब्लू कलर से जो बनाया पहले था, बाद में रेड कलर से वाला हो गया, तो बाईं ओर शिफ्ट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ति में कमी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, मान लीजिए पहले पूर्ति वक्र ये है, सॉरी पूर्ति वक्र गलत बन गया, हमारा बनना था मांग वक्र बन गया, हमने बना था पूर्ति वक्र। देखिए ये पूर्ति वक्र है,
ब्लैक कलर से बना हुआ है। अगर ये बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, लाल रंग से बना हुआ, तो इसको हम कहेंगे पूर्ति में कमी। ठीक है। अब ऐसे ही पूर्ति में वृद्धि कैसे दिखाई जाती है? अगर पूर्ति वक्र ये है, ब्लैक कलर से दिखाया हुआ पहले का पूर्ति वक्र है, और बाद में पूर्ति वक्र दाईं ओर राइट हैंड की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ति में वृद्धि। ठीक है। तो अब देखिए, कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से पूर्ति में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। तो पूर्ति में विस्तार नहीं कहते हैं, क्योंकि विस्तार का संबंध और संकुचन का संबंध, इन दोनों का संबंध है कीमत वक्र पर संचलन से। ठीक है। पूर्ति वक्र पर संचलन से, जो कीमत के कारण होता है। और पूर्ति में कमी नहीं है, क्योंकि पूर्ति में होने वाली वृद्धि क्वेश्चन है, तो कमी तो नहीं होगा। हमारा सही उत्तर है पूर्ति में वृद्धि इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तटस्थता मानचित्र से आप क्या समझते हैं? ये तटस्थता मानचित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी विशेषताओं की बात हो गई है। जो तटस्थता मानचित्र होता है, ये वास्तव में एक्स और वाई एक्सिस पर उदासीनता वक्रों को, तटस्थता वक्रों को दिखाने वाला एक चित्र होता है। ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक उदासीनता वक्र होते हैं। हम एक उदासीनता वक्र को IC1 लिख रहे हैं, दूसरे को IC2 लिख रहे हैं, तीसरे को IC3 लिख रहे हैं। तो ये तीनों उदासीनता वक्र है, IC1 2 3। ठीक है। तटस्थता मानचित्र में क्या होता है, उदासीन दो या दो से अधिक उदासीनता वक्र दिखाए जाते हैं। एक्स एक्सिस पर वस्तु A दिखाई जाती है और वाई एक्सिस पर वस्तु B दिखाई जाती है। ठीक है, वस्तु A और वस्तु B। अब जो तटस्थता मानचित्र है, ये वास्तव में तटस्थता वक्रों की विशेष दो, या इसको हम लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उदासीनता वक्रों को वक्रों की विशेषताओं, वक्रों की विशेषताओं के साथ दिखाने वाला रेखाचित्र तटस्थता मानचित्र होता है। तटस्थता मानचित्र होता है। और इसमें आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बाजार के दो मुख्य तत्व बताइए। देखिए, हम बाजार की परिभाषा से हम बाजार के तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं। बाजार कोई स्थान होता है। बाजार एक स्थान है, या बाजार वह स्थान है जहां किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है। ठीक है। अब किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है, देखिए इसमें स्थान बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। स्थान का होना आवश्यक है, यानी बिना स्थान के कोई बाजार नहीं हो सकता है। हाँ, स्थान दो तरह का हो सकता है, या तो स्थिर स्थान हो सकता है, जैसे नॉर्मली बाजारें होती हैं जिनको हम बाजार कहते हैं आम बोलचाल में। बाजार गतिशील भी हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि लोग जो है, कई फेरी वाले जो सामान बेचने आते हैं, किसी एक जगह पर नहीं रुकते हैं, बल्कि अलग अलग जगह जाकर सामान बेचते हैं। तो गतिशील बाजार भी हो, स्थान गतिशील भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन स्थान जो है बाजार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उसके अलावा वस्तु भी महत्वपूर्ण तत्व है, और वस्तु का क्रय विक्रय होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्रय विक्रय होने का मतलब यह है कि बाजार में क्रेता और विक्रेता होने चाहिए। अगर क्रेता और विक्रेता नहीं है, तो फिर बाजार अस्तित्व में नहीं होता है। ठीक है। और क्रय विक्रय किसका होता है? वस्तु का होता है। तो बाजार के जो दो मुख्य तत्व हैं, इनमें स्थान एक तत्व है, वस्तु दूसरा तत्व है, क्रेता और विक्रेता का होना तीसरा तत्व है। ठीक है।
यानी उस बाजार में बाजार के मुख्य तत्व ये हैं। अगर दो तत्वों की हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि एक वस्तु जिसका क्रय विक्रय होना है, जिसका लेन देन होना है, ठीक है, और दूसरा दो पक्ष। दो पक्ष कौन कौन से? क्रेता और विक्रेता। क्रेता विक्रेता का होना भी आवश्यक है। तो दो पक्षों का होना आवश्यक है जो क्रय विक्रय कर रहे हों, और एक वस्तु का होना आवश्यक है जिसका क्रय विक्रय हो रहा हो। तो ये बाजार के दो मुख्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा यदि वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों में समान अनुपात से वृद्धि हो। देखिए, इसको हम एक चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक वाई एक्सिस है, बना रहे हैं हम, इधर हमने एक्स एक्सिस बना दी, ठीक है। अब इसमें एक हम पूर्ति वक्र बना लेते हैं और एक बना लेते हैं मांग वक्र, ठीक है। अब ये कह रहा है कि संतुलन पे क्या अभी संतुलन है ई बिंदु पर, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों में बराबर है। क्या प्रभाव होगा यदि दोनों में समान अनुपात से वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रही है, कह रहा है, ठीक है। अब अगर हम मांग वक्र को यहाँ पे बना दें और पूर्ति वक्र को, नए पूर्ति वक्र को यहाँ पे बना दें, तो हमें दिख रहा है कि मांग वक्र जो है ज्यादा दूर खिसक रहा है ना, और पूर्ति वक्र उतनी अधिक दूर नहीं खिसक रहा है, कम खिसक रहा है दाईं ओर। तो इसका मतलब दोनों में बराबर वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक। तो जब जब बराबर वृद्धि की बात होगी तो बराबर वृद्धि का मतलब ये है कि दोनों बराबर दूरी पर दाईं ओर खिसक जाएंगे। जैसे अ, मांग वक्र इतनी दूर अगर खिसकता है तो पूर्ति वक्र भी लगभग इतनी ही दूर खिसक जाएगा, ऐसे। ये नया पूर्ति वक्र हो जाएगा और ये नया मांग वक्र हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो है नया संतुलन भी बन जाएगा एक, ठीक। अब क्या होता है, नया देखिए, पुराना संतुलन जो था यहाँ पे था, इसमें पूर्ति थी ओ क्यू के बराबर, पूर्ति और मांग। अब नई मांग और पूर्ति कितनी हो गई है? ओ क्यू 1 के बराबर। पहले इतनी मांग और पूर्ति थी, अब इतनी हो गई है, ठीक है। यानी मांग और पूर्ति में वृद्धि हो गई है, लेकिन कीमत देख रहे हैं, ये लेवल जो है बिल्कुल ई वही बना हुआ जो पहले था, यानी कीमत वही रहती है, कीमत पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन मांग और पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। कब? जब समान अनुपात से वृद्धि होती है मांग और पूर्ति दोनों में, ठीक है। तो बाजार संतुलन यानी ई दाईं ओर उसी कीमत पर दाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटकर अध्ययन करने का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ये इसमें जो है बहुत बड़ी रोचक कहानी जैसी ये बात है। जेम कीन्स ने 1936 में एक बुक लिखी, द जनरल थ्योरी। द जनरल थ्योरी का पूरा नाम क्या है, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ढूंढें और लिखें अपनी कॉपी में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है। और इस बुक में इन्होंने कहा था कि भाई अब जो है माइक्रो लेवल पर अर्थव्यवस्था को नहीं संभाला जा सकता है, खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें अर्थव्यवस्था के बड़े जो वेरिएबल्स हैं उनकी भी बात करनी पड़ेगी, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी अलग से स्टडी करना पड़ेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए कीन्स को कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कीन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो के लिए जो है, माइक्रो तो पहले से स्टडी होता आ रहा था, तो उसकी स्टडी होती रही। इस तरह का विचार जेम कीन्स ने दिया 1936 में अपनी इस किताब में, द जनरल थ्योरी में। लेकिन वास्तव में जो जो अर्थशास्त्र को माइक्रो और मैक्रो में बांटने का जो आइडिया दिया था, वो 1933 में सबसे पहले दिया था रैगनर ने, ठीक है। तो अभी अभी तक उत्तराखंड में तो इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में बांटकर, यानी माइक्रो और मैक्रो में बांटकर अध्ययन करने का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो ये विचार दिया था रैगनर ने, ठीक है। कब दिया था? 1933 में दिया था। तो सही उत्तर है रैगनर, दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है।
फिर अगला क्वेश्चन है, स्थिर पूंजी उपभोग को कहा जाता है। स्थिर पूंजी उपभोग को मूल्यह्रास कहते हैं। बिल्कुल मीनिंग वाला ही क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे कहा पूछा जाता है कि मूल्यह्रास किससे कहते हैं, तो आप आंसर लिख सकते हैं कि स्थिर पूंजी उपभोग को ही मूल्यह्रास कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना इस विधि से की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, एक आय विधि से, एक उत्पाद विधि से और एक व्यय विधि से। हम इसको राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखिए, परिवार क्षेत्र होता है, हम 2 क्षेत्र को लेकर चलते हैं यहाँ पर, और फर्म दूसरा क्षेत्र होता है। ठीक है, परिवार से साधनों का प्रवाह होता है फर्म की ओर, साधन। ठीक है, साधनों के लिए जो भुगतान किया जाता है उसको हम कहते हैं साधन आय, तो कहते हैं साधन आय। ठीक है, और इस साधन आय, जो परिवार को आय के रूप में साधन आय प्राप्त होती है, साधन इसको खर्च कर देते हैं, तो उनका ये व्यय हो जाता है। और खर्च किस पर करते हैं? फर्म ने साधन लिए थे और साधनों से कुछ वस्तुएं बनाई थी, है ना, उत्पादन किया था, तो वस्तुएं आ गई परिवार क्षेत्र में उपभोग के लिए, और उस उपभोग के बदले पेमेंट किया, वो हो गया व्यय। ठीक है, अब देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। परिवार से पहले साधन गए फर्म, फर्म ने साधनों को मान लीजिए 100 रुपया जो है भुगतान किया। 100 रुपया भुगतान क्यों किया? क्योंकि उन्होंने 100 रुपए की वस्तुओं का उत्पादन किया। परिवार ने 100 रुपए की वस्तुओं का उत्पादन किया, इसलिए 100 रुपए का भुगतान किया। अगर ये 1000 रुपए की वस्तुओं का उत्पादन कर किए होते साधन, तो फिर 1000 रुपए का भुगतान हुआ होता। ठीक है, तो अब देखिए, साधन साधन के परिवार क्षेत्र को आय मिल गई साधन आय के रूप में 100 रुपए, इसके बाद 100 रुपए आ गए, और इसने 100 रुपए की वस्तुएं खरीद ली 100 रुपए खर्च करके। ठीक है, अब देखिए जो अमाउंट, जो 100 रुपया है, वो 3 रूपों में गया है। एक तो साधन आय के रूप में, जब साधन आय के रूप में हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो आय विधि से गणना की जाती है। जब वस्तुओं की कीमत के रूप में जब किया जाता है, वस्तुओं के मूल्य के रूप में जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसे उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कहते हैं। ठीक है, और जब कुल व्यय के रूप में जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसे हम व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 विधियां होती है राष्ट्रीय आय की गणना की, आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। सही उत्तर है विकल्प 4। फिर अगला क्वेश्चन, साख निर्माण को नियंत्रित किया जाता है। सरकार द्वारा? नहीं। व्यापारिक बैंक द्वारा? नहीं। व्यापारिक बैंक साख निर्माण करते हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं करते उसका। साख निर्माण का मतलब है ऋण देते हैं। साख निर्माण का मतलब ऋण बनाते हैं, ऋण देते हैं, ऋण देने का जो कार्य करते हैं बैंक, वही साख निर्माण है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो बैंक ऋण देते हैं, साख का निर्माण करते हैं, लेकिन नियंत्रण नहीं करते हैं। क्यों नियंत्रण नहीं करते हैं? क्योंकि इनको ज्यादा ऋण देने में ही ज्यादा लाभ होने की संभावना होती है, तो ज्यादा से ज्यादा ऋण देना चाहते हैं, इसलिए उनका ऋण पर नियंत्रण नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन ऋण अगर ज्यादा दे दिए जाएंगे अर्थव्यवस्था में, तो फिर उससे अर्थव्यवस्था, मौद्रिक अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की जो मुद्रा प्रणाली है वो गड़बड़ा सकती है। इसलिए केंद्रीय बैंक इस पर नियंत्रण रखता है। तो जो जो साख निर्माण पर जो नियंत्रण रखने का काम है, वो केंद्रीय बैंक का कार्य है। तो सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण का नियंत्रण किया जाता है। नकद आरक्षी अनुपात क्या है? इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राहक है जो बैंक में जाता है रुपया जमा करने। बैंक में मान लीजिए उसने 100 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, अब बैंक को जो है, एक बैंक के ऊपर एक बड़ा बैंक होता है। बड़ा बैंक मतलब इन सबका बॉस, आरबीआई जिसको कहते हैं, केंद्रीय बैंक। उसके ऑर्डर होते हैं, इसका इसका ऑर्डर होता है कि बैंक के पास जो जमा आई है, इसमें से कुछ हिस्सा, मान लेते हैं 8%, यानी 100 पर 8 रुपया। ठीक है, हर 100 रुपये पर 8 रुपया आरबीआई के पास या आरबीआई के खाते में जमा किया जाएगा। ठीक, और बाकी जो बचा हुआ 92 रुपये है, इसको बैंक जो है अपने कारोबार में प्रयोग में लाएगा, उससे अपना कारोबार करेगा। यानी ये 8 रुपया है, ये बैंक जो है आरबीआई के पास जमा करता है, वो बैंक के कारोबार में यूज नहीं होता है। ठीक है, बैंक के कारोबार में उसका यूज नहीं किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं सीआरआर। जो 8% है, इसी को हम सीआरआर कहते हैं। तो एक तरीके से सीआरआर क्या है? सीआरआर बैंकों में ग्राहकों की जमा या बैंकों की जमाओं का वह भाग है
बैंक की कुल जमा का वह भाग जो केंद्रीय बैंक के खाते में व्यावसायिक बैंक द्वारा, है ना, व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, आरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसी को हम कहते हैं नकद आरक्षी, इसलिए कहा था ये कैश के रूप में ही जग रखा जाता है। नकद आरक्षी बट्टे नकद जमा, इसको हम ऐसे समझेंगे। नकद जमा अगर 100 रुपए है और हमने 8% का उदाहरण लिया था, 100 पर 8 रुपए का, नकद आरक्षी 8 है, तो 8/100 नकद आरक्षी अनुपात हो जाता है, यह अनुपात हो गया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है स्फीतिक अंतराल को परिभाषित कीजिए। देखिए क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होते हैं, समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति, जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है। ठीक है, इसे अर्थव्यवस्था का संतुलन कहा जाता है, संतुलन में अर्थव्यवस्था। अब किसी खास कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, देखिए जब अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है तो उसमें एक मान्यता और है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति का मतलब है कि सभी साधनों का अधिकतम विदोहन किया जा रहा है, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार अधिकतम विदोहन किया जा रहा है। अगर सभी का अधिकतम विदोहन हो रहा है तो इसका मतलब पूर्ति अधिकतम हो रही है। अब पूर्ति इससे अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ खास परिस्थिति में मांग बढ़ जाती है, समग्र मांग में परिवर्तन आ सकता है, या तो ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। अब मान लीजिए समग्र मांग अधिक हो जाती है, समग्र मांग बढ़ जाती है। अगर समग्र मांग बढ़ जाएगी, समग्र पूर्ति तो वही थी, उसमें तो परिवर्तन होना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समग्र मांग अधिक हो जाती है समग्र पूर्ति से। ठीक है, तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच में एक गैप बन जाता है। ठीक, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के बीच गैप बन जाता है, इसी गैप को हम हिंदी में अंतराल कहते हैं। ठीक है, अंतराल बन जाता है, अंतराल उत्पन्न हो जाता है। इसी अंतराल को स्फीतिक अंतराल कहते हैं, इसी अंतराल को स्फीतिक अंतराल कहते हैं। स्फीति का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, स्फीति का मतलब महंगाई है, और जब स्फीति का अंतराल जब अर्थव्यवस्था में पैदा हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने लगती है, इसीलिए इसको स्फीति का अंतराल कहते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बजट घाटे का सामान्य अर्थ क्या है? ये बजट जो होता है, जो सरकारी बजट से संबंधित अवधारणा है, बजट संतुलन के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक संतुलित बजट होता है, संतुलित बजट। दूसरा होता है अधिशेष बजट, अधिशेष बजट। और तीसरा होता है घाटे का बजट। ठीक है, संतुलित बजट में सरकार की आय बराबर सरकार के व्यय, इसको आप खाली आय व्यय नहीं लिखेंगे, सरकार का आय सरकार का व्यय लिखेंगे। अधिशेष बजट में सरकार की आय अधिक होती है सरकार के व्यय से, आय इज मोर देन व्यय। और बजट घाटे में क्या होता है,
आय, सरकार की आय लेस देन सरकार का व्यय। ठीक है। तो घाटे के बजट का या बजट घाटे का सामान्य अर्थ ये है कि जब सरकार की आय सरकार के व्यय से कम होती है या सरकार के व्यय सरकार की आय से अधिक हो जाते हैं, ऐसी ऐसे बजट को हम घाटे का बजट या बजटीय घाटा, बजट घाटा कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी विनिमय दर क्या है। आप लोगों ने सुना होगा $1 का मूल्य आजकल भारतीय रुपये में कितना है, लगभग 85 है ना। ऐसे ही एक, अगर हम दिनार की बात करें, इसका मूल्य भारत के रुपए में कितना है, लगभग 120 रुपये। ठीक है। एक यूरो का मूल्य कितना है, एक यूरो का मूल्य लगभग 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये से थोड़ा कम होगा हो सकता है। ऐसे ही एक पाउंड, ब्रिटिश पाउंड का जो मूल्य है वो कितना है, लगभग 100 रुपये या 100 रुपये से ज्यादा हो गया होगा आजकल। तो ये क्या है, एक मुद्रा का, देखिए डॉलर क्या है, एक मुद्रा है, और रुपया क्या है, ये भी एक मुद्रा है। ठीक है, दूसरी मुद्रा है, दोनों एक ही मुद्रा नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। तो एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के रूप में जो मूल्य होता है उसी को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ठीक है। विदेशी विनिमय दर क्या है, एक मुद्रा का दूसरी विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य ही विदेशी विनिमय दर होता है। बस यही हमारा आंसर होता है। ठीक है। तो आज के हमारे 16 प्रश्न कंप्लीट हुए, 16 प्रश्न का पूरा सेट कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। और फिर हम नेक्स्ट टाइम अगले 16 प्रश्न के फिर आएंगे। थैंक यू।